मैं डॉक्टर विश्वासी एक्का, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय राजमोहिनी देवी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़। आज हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र प्रथम भारतीय साहित्य के अंतर्गत आधुनिक भारतीय कविता पढ़ेंगे और आज इसके अंतर्गत हम असमिया कविता का अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा असम के बारे में परिचय पढ़ने के पहले, असम का सामान्य अर्थ होता है जो सम नहीं है। असम राज्य की भूमि उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, संभवतः इसीलिए उसका नाम असम पड़ा होगा। असम को प्राचीन काल में कामरूप देश कहा जाता था। असम राज्य की भाषा है असमिया। असमिया भाषा मागधी अपभ्रंश से उद्भूत है। इस भाषा के शब्द भंडार में तिब्बती, बर्मन, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी के शब्द पाए जाते हैं। इस भाषा की प्रकृति श्रुति मधुर और कोमल है। असम राज्य का अपना एक इतिहास है। वहाँ की एक विश्व प्रसिद्ध नृत्य गीत है बिहू। असमिया का आधुनिक साहित्य 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की उपज कहा जा सकता है। इस शताब्दी के आरंभ में सन 1827 में असम में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। अंग्रेज अपने साथ छापे खाने भी लेके आए थे, तो साहित्य के विकास में या शुरुआत में इसका भी योग हम मान सकते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में असम के 4 तरुण चंद्र कुमार अग्रवाल, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, हेमचंद्र गोस्वामी और पद्मनाथ गोहाई ने एक पत्रिका निकाली जोनाकी। यह मासिक पत्र था और इस पत्र में उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताएं प्रकाशित होने लगी। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को आधुनिक असमिया साहित्य का जनक कहा जाता है। परवर्ती काल के कवियों पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव देखा जा सकता है। साथ ही साथ इस समय देशभक्तिपूर्ण कविताओं की रचना निरंतर चलती रही और इसके बाद के काल में असमिया के काव्य में मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट हम देख सकते हैं। इनकी कविताओं में पूंजीवादी शोषण और वर्ग संघर्ष का स्वर मिलता है। आधुनिक असमिया के 4 कवियों नवकांत बरुआ, हिरण भट्टाचार्य, नीलमणि फुकन और हरिकृष्ण डेका की कविताओं का अध्ययन आपको अपने पाठ्यक्रम में करना है। आज हम नवकांत बरुआ की कविताओं को पढ़ेंगे। नवकांत बरुआ का जन्म 29 दिसंबर 1926 को हुआ गुवाहाटी में और मृत्यु 14 जुलाई 2002 को गुवाहाटी में है। नवकांत बरुआ को असमिया के प्रतीकवादी कविता का श्रेय जाता है। कवि ने अपनी कविताओं में कल्पना और चित्रात्मकता का प्रयोग किया है। उनकी नई काव्य शैली संस्कृतनिष्ठ और क्लिष्ट है। आपको असम साहित्य पुरस्कार और सन 1976 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पाठ्यक्रम में आपकी जो कविता संकलित है, शीर्षक है वह धनश्री के लिए 2 स्तबक। धनश्री असम की एक नदी है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है और इस नदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कितनी अच्छी प्रभावशाली कविता लिखी है। देखिए, नस नस में मेरी सरसरा उठी धनश्री, डिमा के तट पर बेहाल हमारे नन्हे नन्हे बच्चे कच्चे, चढ़ाव की ओर या उतार की ओर निकल गया वह हाबुड़िया बरा, जुल्म ढहाकर नाकों चने चबावाकर। नाकों चने चबाना एक मुहावरा है जिसका प्रयोग देखिए कवि ने यहाँ पर किया है। हाबुड़िया बरा अहोम राजा था प्राचीन काल का और बड़ा अत्याचारी राजा था। उसने बहुत शोषण किया, वहाँ के लोगों पर अत्याचार किए। उसका उल्लेख देखिए, शोषण का उल्लेख किया कवि ने। महड़ नमक है नमकीन खून से, मरडी का लाल रुमाल क्या पोंछ सकेगा उसे। महड़ एक स्थान है जहाँ पहले नमक बनाया जाता था और मरडी एक स्थान है जहाँ पर साम्यवादी आंदोलन चला था। तो कवि कहते हैं देखिए, और गुड़ जुटाने वाले उन गांवों में उस क्षेत्र में पहले गुड़ बनाया जाता था और अहोम राजाओं को भेजा जाता था। अब बाद में वहाँ शक्कर के कारखाने स्थापित हो गए और कवि देखिए शोषण को किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं कि राज सौदागर अब कलों में पेराई करते इंसानों की।
अब कल कारखानों में इंसानों की पिराई हो रही है गन्ने की जगह। यहाँ पर इंसानों की पिराई मतलब उनके शोषण को कवि ने दर्शाया है। और कहते हैं ज़्यादा कसो मत ढोलों की डोरियों को, टूट जाएंगी रखो जरा ढीली। आगाह करते हैं कि इतना शोषण मत करो। ढोल ढोल बिहू इत्यादि उत्सव के अवसर पर बजाया जाने वाला जो ढोल होता है उसमें रस्सियाँ होती हैं, तो शोषण को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इतना मत कसो डोरियों को, नहीं तो टूट जाएंगी, इतना शोषण मत करो। और मोहब्बत के झरने की सीधी उठान पर जो होते रहे कब तक, हाट रे नस नस में हमारी ससरा उठी धनसरी। ससरा उठी हमारी नस में धनसरी, कार्तिक महीने की कोहरे भरी रात को सुन रहे नाव की चोटी पर। वहाँ जो साम्यवादी आंदोलन हुआ था और जब क्रांतिकारी आंदोलन हुआ वहाँ, उस समय वहाँ के लोगों ने रेल की पटरी को उलट दिया था और एक नाव वाला था जिसने क्रांतिकारियों को धनसरी के उस पार उतारा था। लेकिन एक युवा क्रांतिकारी थे कुशल कुंवर, वो नदी के इसी पार रह गए थे और उनको अंग्रेज सिपाहियों ने पकड़ लिया और बाद में मृत्यु दंड दिया गया, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनकी पत्नी विधवा हो गई, उनके माथे का सिंदूर पुछ गया। इसका उल्लेख भी कवि ने किया है। देखिए कहते हैं, और रेल की धुन पर मैथुन ओझा के ढोलों की आवाज़ें, हल जोत किनारे की परती पर भैंसों से उजड़, साफ हो गए बरुआ फूकन सारे। बरुआ फूकन बिना बीज बोए खुद ब खुद जो उगाते हैं, कुछ वनस्पतियाँ उगाती हैं, उस तरह के आज के नेता उगाते हैं, ये कवि का संकेत है। तो मैथुन ओझा, यहाँ पर मैथुन ओझा उस इलाके का एक व्यक्ति था, ढोल बजाने में बड़ा निपुण था, उस्ताद था और उसके बारे में यह प्रसिद्ध था कि वो जहाँ भी जाता था एक विवाह कर लेता था और विवाह करके अपनी पत्नी को वहीं छोड़कर फिर आगे चला जाता था, फिर विवाह कर लेता था। इस तरह से उसने 19 विवाह किए। उसका भी उल्लेख कवि ने किया है कि 19 राधाओं के गले में विरह के माले, एक उमा के श्वेत कण पूछने में पुछ गया माथे का सिंदूर। एक और कुशल कुंवर की पत्नी है जिसके माथे का सिंदूर पुछ गया और दूसरी ओर ये 19 राधाएं उस मैथुन ओझा की पत्नियां जिन्हें कि वह छोड़कर वो चला गया था, दोनों के विरह को साथ रखकर कवि ने देखा। कहते हैं तो 19 राधाओं के गले में विरह के माल के द्वारा मैथुन ओझा और जो 19 राधा हैं, ये राधा और कृष्ण के प्रतीक के रूप में यहाँ पर आए हैं। रघुनाथ और खवला घटवार, किसे किधर ले गए उतार पार, लहरी नस नस में सरसरा उठी धनसरी। अनुप्रास भी है देखिए अलंकार। और कुशल कुंवर को जब फांसी पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि पार करो रघुनाथ संसार सागर। तो ये उसके वाक्य थे जिसका उल्लेख कवि ने कहा है और पूरा परिदृश्य असम का, वहाँ का इतिहास, वहाँ की संस्कृति इस कविता के माध्यम से व्यक्त हुई है। अगले कवि हैं जिसकी कविता को आपको पढ़ना है, हरे कृष्ण डेका। हरे कृष्ण डेका का जन्म 1943 में हुआ और आपकी कविता पुस्तक आन एजन पर सन 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आपकी कविता पाठ्यक्रम में संकलित है। पोला काटा 5 जनवरी 1980 ये शीर्षक है। सांप्रदायिक हिंसा का शिकार दक्षिण कामरूप का एक गांव है पोला काटा। तो उसको केंद्र में, वहाँ जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसको केंद्र में रखकर कवि ने यह कविता लिखी है और पूरा बताया है कि सांप्रदायिक हिंसा से कुछ नहीं मिलता, सिर्फ खून की नदियाँ बहती हैं और लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, इसलिए सांप्रदायिक हिंसा होती है। मार्मिक कविता है और कवि के विचार, उनके अभिव्यक्ति देखिए। कहते हैं, गांव के सकरे मार्गों पर चलते हुए पोला काटा के स्त्री पुरुष भटक गए मार्ग से, सही है गलत। पोला काटा के स्त्री पुरुष उस समय राह से भटक गए थे और भटक गए थे इसीलिए वो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुए। लोग, किसी ने उन्हें भड़का दिया आकर और वे क्या है जाति और धर्म के नाम पर आपस में लड़ पड़े और खून की नदियाँ बह गई। जब सांप्रदायिक हिंसा होती है तो जाति धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो जो राह भटके हुए लोग होते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं वास्तविकता, वही क्या है भड़का लिए जाते हैं, वही हिंसा होती है। आगे देखिए, कवि कहते हैं, गांव की सड़कों पर नए चेहरे नहीं जानते वे
कि वे कौन हैं और झुलसे हुए धान के खेतों में ढप चुकी है सारी पगडंडियाँ जहाँ कभी विचरता था मनुष्य। उस पोलाकाटा गांव में जहाँ धान के हरे भरे खेत थे, उस हिंसा के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, लोग मारे गए, पूरा वातावरण बिगड़ गया। और उन सड़कों पर उस समय जो लोग उतरे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, मार काट मचाए हुए थे, कुछ चेहरे नए थे जो स्थानीय नहीं थे। कवि कहना चाहते हैं कि जब हिंसा होती है या सांप्रदायिक घटना घटती है तो इसमें कुछ बाहर के लोग सम्मिलित होते हैं, स्थानीय लोग नहीं होते हैं। और ये बाहर के लोग अपने किसी मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काते हैं और आपस में जाति धर्म के नाम पर लड़ा देते हैं। तो यहाँ भी उस समय बाहर के लोग दिखे थे और कितनी बर्बादी हुई थी। कवि आगे कहते हैं, गीदड़ लौट गए बिलों में लज्जित होकर, अन्य जानवर भाग गए दूर, बहुत दूर, फिर कौन है वे जिनकी चीखें गूंज रही हैं गांव की हवा में। गीदड़ उनको कहा है जो सांप्रदायिक हिंसा भड़का गए थे। कायर ही लोग होते हैं, कायर होते हैं वे लोग जो सांप्रदायिक हिंसा भड़काते हैं। कवि का आक्रोश देखिए, यहाँ तो उन्होंने गीदड़ कहा है कि हिंसा हुई और वे लौटकर लज्जित होकर भाग गए। और उस हिंसा में, उस भीड़ में सम्मिलित होने वाले लोगों को उन्होंने जानवर कहा है कवि ने। और कहते हैं, अन्य जानवर भाग गए दूर, बहुत दूर, फिर कौन है वे जिनकी चीखें गूंज रही हैं गांव की हवा में। हिंसा के बाद, सांप्रदायिक हिंसा के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। लोग मारे गए और कुछ लोग बच गए, उनके अपने अपनों के मारे जाने के शोक में वो रो रहे हैं, चीख रहे हैं। आह रक्तवर्णी अश्व जो कभी सर पर दौड़ा था आकाशगंगा में, वीरान सड़क पर पड़ा है संज्ञाही। कहते हैं कभी आगे, संभव है सोख ले समय की सुहावनी हवाएं आज की शोकाकुल स्मृतियां। हो सकता है समय व्यतीत होगा, समय क्या है, बड़े से बड़े घाव को भर देता है, ऐसा कहा जाता है। तो संभव है कि समय बीत जाए और वह अच्छे दिन आ जाए और समय की सुहावनी हवाएं बहने लगें, अच्छे दिन आ जाएं और वो इस घटना को या इसकी पीड़ा को सोख ले, आज की शोकाकुल स्मृतियों को सोख ले। विस्मृति फैला सकती है अपना इंद्रजाल पोलाकाटा के स्त्री पुरुषों पर, और पोलाकाटे के स्त्री पुरुष भूल जाएं इस घटना को। ये कितनी बड़ी वारदात हुई थी, घटना हुई थी, लेकिन उनके भूल जाने से इस घटना की भयावहता कम नहीं हो जाती। कवि कहते हैं, किंतु किसे पड़ी है रोकने की यह पागलपन आज। कवि दुखी है, मन पीड़ित उनका, और इस हिंसा को लेकर जो बातें कह रहे हैं व्यक्ति है कि कहते हैं जो सांप्रदायिक हिंसा होती है या यहाँ पोलाकाटा में जो हिंसा हुई वो क्या है, पागलपन से कम नहीं है। क्योंकि उस हिंसा के से किसी को कुछ लाभ नहीं होता, लाभ होता है तो कुछ लोगों को होता है जो कराते हैं हिंसा, और आम जनता को कुछ नहीं मिलता। व्यर्थ में वो शामिल होते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं, अपने लोगों को ही, अपने पड़ोसी को, अपने गांव घर के लोगों को वो मार डालते हैं। तो ये पागलपन नहीं तो और क्या है। तो कवि चिताना चाहते हैं कि यह सांप्रदायिक हिंसा एक पागलपन ही है और यह पागलपन लोग करते हैं, और उनको कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से।